अब हम आगे अपने नेक्स्ट पैनलिस्ट जो डिप्टी एसपी 2021 में सेलेक्ट हुई हैं, विनीता पहेल, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एस्पिरेंट्स को अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी शेयर करें और क्या उन्हें मोटिवेशन था डीएसपी की पोस्ट सेलेक्ट करने के लिए, बीइंग अ फीमेल, वो भी शेयर करें। विनीता, आप सुन पा रही हैं मुझे? यस मैम। हाँ, आप स्टार्ट कीजिए अपना टॉक। पीपल आर वेटिंग। First of all, ma'am, I would like to thank you for this initiative, which has helped me as well as other aspirants, and also thank you for inviting me in this webinar. Uh, Many panelists have spoken in detail about all the GS papers, GS 1, 2, 3, 4. So, मैं वहाँ से ही start करती हूँ rather than going backwards. तो जो पैनलिस्ट ने मोस्टली बताया उससे आप सबकी फाउंडेशन जो है एक वो क्लियर हो गई है। अगर in general, if you want to attempt mains paper or if you are thinking to start the preparation from the mains perspective, तो सबसे पहले तो you have to identify कि आप किस फेज में हो। इफ यू आर बिगिनर तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग है, जैसे जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो थोड़ी स्ट्रैटेजी अलग थी, लेकिन अब जैसे मैंने प्रीलिम्स के बाद जो टाइम होता है हमारे पास प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी होती है वो बहुत ही अलग हो जाती है। तो मैं दोनों स्ट्रैटेजीज की बात करूंगी जिससे कि अगर आप बिगिनर हैं वो भी हेल्प ले सके और अगर आप इन द प्रोसेस हैं तो भी आपको हेल्प हो सके। ऑल्सो अंजलि मैम ने क्वेरी शीट सेंड की थी, उसमें बहुत लोगों ने ये पूछना चाहा कि अपने मार्क्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वी कीप ऑन अटेम्प्टिंग द एग्जाम और वी कीप ऑन रिपीटिंग द अटेम्प्ट्स, बट स्टिल जो हमारे मार्क्स हैं वो कभी स्टैग्नेंट हो जाते हैं। वी जिस एक 100 मार्क्स का जो है एक बार आ जाता है, उसके ऊपर जा नहीं पाते हैं, आपका कोई भी एक स्टैग्नेंसी पॉइंट हो सकता है। तो उसको कैसे ब्रेक करें उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात करूंगी। तो जैसा मैम ने पहले जो मुझसे पूछा कि बीइंग अ फीमेल डीएसपी बनने की जो मोटिवेशन थी वो कहाँ से आई, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ग्रेजुएशन जो है वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज से किया है और उसके बाद ही मैंने मेरे जो दादाजी हैं, मेरे नाना जी हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस में रहे हैं, मेरे चाचा जी भी आर्म्ड फोर्सेस में रहे हैं। तो वहां से ही एक जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो एक मोटिवेशन थी वो मेरी वहां से आई और मैंने वहां पे ही एसएसबी दिया एयरफोर्स का और मैं रेकमेंड हुई, पर ड्यू टू सम रीजंस आई कुडंट जॉइन। सो एक जो आर्म्ड फोर्सेस जो थी वो हमेशा से मेरी लाइन रही, तो वहीं से ही एक पुलिस की तरफ मेरा झुकाव हुआ कि अगर आर्मी नहीं तो एक मतलब एक यू नो द यूनिफॉर्म, द क्रेज ऑफ दैट यूनिफॉर्म, इट केम फ्रॉम देयर। सो वहां से मेरी ये जर्नी की स्टार्टिंग हुई। तो अब मैं मेंस के ऊपर आती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो फाउंडेशन आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको सभी अपने बेस क्लियर करना है, जो बेसिक बुक्स हैं जो सभी पैनलिस्ट ने भी बताई हैं और सभी आप टॉपर स्टॉक में भी आपने सुनी होंगी, वो सब कवर करना है। उसके बाद एक जो पॉइंट आता है वो आता है आंसर राइटिंग का। पैनलिस्ट ने भी बताया आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बहुत सारी स्पीच सुनते होंगे टॉपर स्टॉक, उसमें भी आता है कि आंसर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जिंग व्यू पॉइंट रखती हूँ कि आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि आप किस फेज ऑफ प्रेपरेशन में हैं। इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग द प्रेपरेशन, लेट्स से आपने सिर्फ एक रीडिंग ली है पूरे सिलेबस की और आप सोचें कि मैं एक आंसर लिख दूं, आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे मैम ने भी कहा, पूनम मैम ने भी कहा कि इट टेक्स करेज टू राइट आंसर। तो जब आप सिर्फ एक रीडिंग लेते हैं सारे सिलेबस की, आप आंसर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, उस टाइम पे डीमोटिवेट नहीं होना है। व्हेन आई आल्सो स्टार्टेड द प्रिपरेशन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने माइंडसेट स्कूल से ही बना लेते हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, ग्रेजुएशन से ही आपको होता है कि सिविल सर्विसेज करना है, और सबसे आप सुनते रहते हैं कि आपको सॉरी। हाँ, तो आप तो आंसर राइटिंग पे लोग जो है बहुत डायरेक्टली डेल्व कर जाते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। अगर आपको आंसर राइटिंग करना ही है और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेपरेशन एक बेसिक लेवल पे हो गई है और आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो उसका बेस्ट जो मेथड है वो ये है कि आप यूपी पीसीएस से तो आपको बहुत कम जो है टॉपर आंसर्स मिलते
उसके बहुत आंसर्स आपके पास अवेलेबल हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है बहुत ही टॉपर्स की जो है आंसर बुकलेट्स देती हैं। तो आप एक काम करिए, आप अपने वो सभी बुकलेट्स डाउनलोड करिए, बहुत सारे टॉपर्स की डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या वो क्वेश्चन आपने प्रिपेयर किया हुआ है। आप फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मेरी मॉडर्न हिस्ट्री प्रिपेयर हो चुकी है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ओवरलैपिंग है प्रीलिम्स से और मेंस से, तो वो आपकी मोस्टली प्रिपेयर होगी। तो वो प्रिपेयर करने के बाद आप टॉपर्स का वो क्वेश्चन देखिए, पहले आप उसका खुद फ्रेमवर्क लिखिए कि आप क्या, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद यू सी कि जो टॉपर है उस बच्चे ने वो आंसर को कैसे लिखा है, एंड ट्राई टू लर्न इट। ठीक है, आप उसको देखो कि प्रॉपर क्या इंट्रोडक्शन थी उसकी और आपकी। तो ऐसे कंपैरिजन करने से जो आंसर राइटिंग जो बिगिनर्स हैं वो वहां से लर्न कर सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट की थी। आप टेलीग्राम पे 4-5 लोग ग्रुप बना के जो बिगिनर्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन को कितने डायमेंशन से हम लिख सकते हैं। तो वो जो डायमेंशनैलिटी है, जो बहुत जैसे इंटरलिंकिंग की भी बात की दीपक सर ने, तो वो सब जानने के लिए आप एक पीयर स्टडी कर सकते हैं या टॉपर्स के आंसर्स देख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। सो रादर देन गोइंग फॉर फुल लेंथ आंसर्स, आप एक एक क्वेश्चन को देखिए। अगर आपको टाइम, स्टार्टिंग में तो मैं कहूंगी टाइम को आप छोड़ दीजिए, यू जस्ट फोकस ऑन क्वालिटी, और धीरे धीरे जैसे एग्जाम पास में आएगा आप फोकस करिए क्वालिटी प्लस टाइम लिमिट ऑल्सो। तो ये मैं कहूंगी बिगिनर्स के लिए। अब अगर मैं बात करती हूँ, आपने तैयारी कर ली है, लेट्स से आपने अटेम्प्ट भी दे दिए हैं, आपका सेकंड मेंस है या थर्ड मेंस है, और मार्क्स आपको इम्प्रूव करने हैं, तो उसके लिए कुछ कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगी। पहली चीज तो आपको ये समझना है कि दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको जो पूछा है, अगर वो बहुत ही सिंपल, अगर आप समझिए अगर इजी पेपर आया है तो इसका मतलब है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट मार्क्स, क्योंकि इजी पेपर के अंदर सब लोग सेम चीज लिखेंगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपको ज्यादा मार्क्स कैसे मिले। ठीक है, बेसिक चीज जो सब लोग पढ़ते हैं वो आपको भी पढ़ना ही है ऑब्वियसली, जो सभी नोट्स पढ़ते हैं वो सब आप सब करेंगे, लेकिन मार्क्स आपके इंक्रीज कैसे होंगे उसके लिए कुछ कुछ टिप्स हैं। पहली चीज तो आपका हर एक एग्जाम्पल जो है वो यूपी स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉट जस्ट जो सिलेबस में मेंशन क्वेश्चंस है कि अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछ रहे हैं कि यूपी के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताएं तो ही आप बताएंगे, नहीं, इन जनरल भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हर एग्जाम्पल जो कोट करेंगे वो यूपी स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अब आप प्रिपेयर कैसे करेंगे। न्यूज़पेपर्स इज द बेस्ट सोर्स। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आप 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, एक इंडिया के पर्सपेक्टिव से, फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू रेफर इंडियन एक्सप्रेस, और दूसरा यूपी के पर्सपेक्टिव से। कोई भी आपका हिंदी न्यूज़पेपर भी चलेगा, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर बहुत ही कम होते हैं ऐसे स्टेट स्पेसिफिक, तो हिंदी न्यूज़पेपर भी चलेगा, आपको बस वहां से एग्जाम्पल्स लेने हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं, प्लस एक यूपी स्पेसिफिक कोई भी बुक ले लीजिए। कंसिडरिंग मैं यूपी से नहीं थी, आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मेरे को हमेशा से वो था कि मुझे अपने आंसर्स में यूपी बैंड लाना है, तो मैंने थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस किया। मैंने एक बुक ली यूपी स्पेसिफिक, वहां से मैंने एग्जाम्पल्स निकाले, अपने नोट्स में ऐड किए, प्लस मैंने कोई यूपी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर नहीं था यहाँ पे अवेलेबल, तो मैं ऑनलाइन ही मैं सर्च करती थी जितने भी न्यूज़पेपर्स है उसमें यूपी डाल के, कि कोई भी यूपी से रिलेटेड न्यूज हो। कोई भी न्यूज छोटी बड़ी नहीं होती है, आपको उसको यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप वो यूपी स्पेसिफिक एक बैंड लाके अपने आंसर्स में लिखिए, उससे डेफिनेटली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ऑल्सो कोई भी आप पॉइंट लिखते हैं उसके तुरंत बाद एक एग्जाम्पल लिखिए, हर पॉइंट के बाद एग्जाम्पल लिखिए। इट विल शो टू द एग्जामिनर कि आपके पास नॉलेज है और आप उसको शो भी कर रहे हैं पेपर पे। ठीक है, आपको पता है कि बहुत ऑब्वियस एग्जाम्पल है, बट फिर भी यू नीड टू मेंशन इट, क्योंकि ऐसा बहुत लोग नहीं करेंगे। और जब एग्जामिनर को दिखेगा कि आपके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं और आप बहुत ज्यादा चीजें लिख रहे हैं उन्हीं 2 पेजेस में, तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स जो है ज्यादा रिवॉर्ड होंगे। अब अगर मैं आगे बात करती हूँ आपसे, देखो सभी पैनलिस्ट ने भी बहुत सारे टॉपिक्स बताए हैं, तो जब हम पेपर एनालिसिस करते हैं, पीवाईक्यू देखते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल एनजीओ का एक टॉपिक है, एनजीओ से क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, इन विच एवर फॉर्म, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो सकता है, वो एनजीओ हो सकता है, मतलब इस टाइप से रिलेटेड। तो व्हाई नॉट प्रिपेयर कंटेंट विच इज एक्सट्रीमली एनरिच्ड।
आप क्यों उस एनजीओ के लिए सेम कंटेंट फॉलो करें जो बाकी लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल रीड सो एंड सो मंथली मैगजीन या सो एंड सो वैल्यू एडिशन। तो ठीक है, वो वैल्यू एडिशन मेजर पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट भी है, बट मैं चाहती हूँ कि जो क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा यूनिकनेस लेके आइए अपने कंटेंट में। आप गूगल करिए एनजीओ को बैठ के, आप बहुत सारी नीति आयोग की डॉक्यूमेंट है उसको पढ़िए सिलेक्टिवली, वहां से पॉइंट्स लेके आइए। मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा जो आप क्वेश्चंस रिपीट होते हैं उसमें यूनिकनेस अगर आपकी आ सकती है तो वहां से आपके जो मार्क्स हैं वो शूट अप होंगे। ठीक है, एवरेज आंसर्स आप लिखिए बाकी क्वेश्चंस में, बट अगर 20 में से अगर आप 5 और 6 क्वेश्चंस में अपनी यूनिक डिमेंशन और बहुत ही ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं और कि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये कॉपी थोड़ी अलग है बाकी कॉपीज से, तो ही आपके मार्क्स जो है इंप्रूव होंगे। नहीं तो अगर आप सेम कंटेंट जो सभी लोग लिख के आ रहे हैं, सेम सोर्स से पढ़ के लिख के आ रहे हैं, तो आपके मार्क्स भी जो है मोर और लेस सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाना है कि जो और लोग नहीं कर रहे हैं क्या मैं वो कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको, अगर आपको लग रहा है मैं हार्ड वर्क करने का बोल रही हूँ, दिस इज नॉट हार्ड वर्क, दिस इज कंप्लीट स्मार्ट वर्क। आपको आइडेंटिफाई करने कुछ कुछ टॉपिक्स, सभी टॉपिक्स नहीं कर सकते, तो बहुत ही स्मार्टली यू हैव टू पिकअप। इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। एनालाइज देम, आइडेंटिफाई रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल, अभी दीपक सर ने बताया कि एसडीजी के ऊपर 5 साल में 3 बार क्वेश्चन है, तो व्हाई डू यू वांट टू राइट द सेम रेटरिक आंसर ऑन एसडीजी एवरी ईयर? क्योंकि सब लोग लिखेंगे, एसडीजी के ऊपर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने मटेरियल दे रखा है, ठीक है, बट आप थोड़ा और उसको एक लेवल अप करिए। फॉर एग्जाम्पल, लेवल अप आप ऐसे भी कर सकते हैं कि थोड़ी अलग डायमेंशन से सोचिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे पता है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने हर एसडीजी के ऊपर अपना अलग टारगेट्स बनाए हैं, अपने अलग बजट एलोकेशन की है। तो कैसे मैं उस चीज को यूपी में आंसर में इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ कि एज अ मॉडल स्टेट लेके कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, तो क्या हमें यूपी में भी इस टाइप से कुछ करना चाहिए। मतलब कुछ भी है, कहने का मतलब है थोड़ी सी यूनिकनेस आनी चाहिए जो बाकी लोग नहीं लिख रहे हैं। यही इंटरलिंकेज ही आपके मार्क्स को इंक्रीज करेगी। एथिक्स के अंदर जैसे स्वीटी मैम ने भी कहा, जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जितना आपके लाइफ से एग्जाम्पल्स आएंगे ना, उतने ज्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि बुक कंटेंट वो सब कुछ मोर और लेस सेम रहता है। तो ये चीज है मार्क्स शूट अप करने के लिए। अब बात आती है रिविजन की। रिविजन नोट्स इंपॉर्टेंट है, सबको पता है ये चीज, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि आजकल मार्केट में हमारे एस्पिरेंट्स की हेल्प के लिए बहुत सारे मटेरियल्स आए हुए हैं। अब हमारे 2 डायमेंशन हो सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि यू डोंट हैव टू बिकम अ बुक कलेक्टर, जो सब लोग कहते हैं कि सेलेक्टिवली रीड करना है, ये सब। बट मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा यू नीड टू एक्सप्लोर जो नया मटेरियल आ रहा है, क्योंकि आज के टाइम पे मतलब पहले मुझे नहीं पता, बहुत सारे ऑब्वियसली रिडंडेंट मटेरियल्स भी आते होंगे। आज के टाइम पे जो छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो बहुत ही सेलेक्टिव रिविजन बुकलेट्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घटना चक्र की रिविजन बुकलेट्स आती हैं जीएस के लिए, जीएस 1, 2, 3, 4, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए तो रही रिविजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जीएस 1 और जीएस 4, ये 2 बुकलेट्स मैंने यूपी पीसीएस के लिए मेरी प्रॉपर रिविजन उन्होंने करवाई, क्योंकि जीएस 1 का सिलेबस बहुत वास्ट है, आप रिवाइज नहीं कर सकते एंड में, बट उन्होंने बहुत अच्छे से दिया। तो आप इन चीजों को थोड़ा एक्सप्लोर करते रहिए कि क्योंकि आपको एट दी एंड क्या है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। आप जितना अपना हार्डवर्क को मिनिमाइज कर सके, कोई भी आपका एक्सटर्नल सोर्स हेल्प कर रहा है अगर आपको वो करने में, तो आप उसको यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारा ये वेबिनार हो रहा है, तो आपको एक एक्सटर्नल सोर्स बता रहा है कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो वैसे ही बुक्स हैं, कोई भी अगर नया मटेरियल आ रहा है, आप इसको स्किम करिए कि क्या मुझे हेल्प तो नहीं कर रहा है, मेरा एफर्ट कहीं रिड्यूस होके मैं मतलब मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट, क्या पता कोई मटेरियल आपको ऐसा अच्छा मिल जाए। तो ऐसे बिल्कुल वो मत करिए, एक्सप्लोर थोड़ा बहुत करते रहो कि मे भी हो सकता है हेल्प मिल जाए। तो जैसे घटना चक्र की मैंने मैगजीन्स बताई, वो बहुत अच्छी हैं। एक और एपिक मैगजीन आती है इंस्टीट्यूट्स की, मंथली मैगजीन। तो आप एक मंथली मैगजीन पे स्टिक मत करिए, क्योंकि हर साल टॉपर्स बोलते हैं ये मैगजीन अच्छी है, ये मैगजीन अच्छी है, आप उसी पे ही स्टिक कर जाते हैं। और वो मैगजीन वाले भी फिर इम्प्रूव करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनका तो चल रहा है सब कुछ, सब लोग, एवरीबडी इज स्टडीइंग फ्रॉम देम। सो यू हैव टू थोड़ा
सा अलग देखिए कि मेरे को अपने आंसर्स थोड़े से अलग करने हैं। फोमो में मत जाइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि सब लोग तो ये विजन की मैगजीन पढ़ रहे हैं, मैं मिस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसमें मत जाइए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी भी विजन की मंथली मैगजीन नहीं पढ़ी, ठीक है, मैं हमेशा अपने नोट्स पे रिलाई करती थी। आप डेली, जैसे मैं करती थी, डेली करंट अफेयर 3-4 सोर्सेज से करिए। एक बार अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो ट्रस्ट मी, आपको 2-3 सोर्स करने में 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। आपको एक सोर्स पे टाइम इन्वेस्ट करना है, बाकी सोर्स जस्ट स्किम थ्रू करने की, क्या पता कुछ अलग भी हो जो किसी ने मिस कर दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, पीआईबी आप पढ़ लीजिए डेली, कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्टिंग आता ही है। आपको पूरी न्यूज में एक एग्जाम्पल भी अगर आपको मिल जाए तो वो भी आप नोट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। आप जो है एक लीफलेट्स बना सकते हैं A4 साइज की, जैसे GS 1, 2, 3 एंड 4, कुछ भी अगर आपको एग्जाम्पल मिलता है आप वहां पे नोट कर लीजिए। या फिर जैसा मैं करती थी कि मैं ऐसे GS 1, 2, 3, 4 नहीं करती थी, सिंपल मुझे कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट मिलता था, कोई भी एग्जाम्पल मिलता था, मैं एक साथ नोट कर लेती थी। एंड में बैठ के मैं उसको रिवाइज करती थी कि क्या था, मतलब पूरे महीने मैंने क्या बनाए नोट्स, मैं उसको देखा, फिर उसके बाद मैं बैठ के उसको सेग्रीगेट करती थी। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं आपको लगता है वो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन बाद में जब आप उसको बैठ के देखते हैं देन यू रियलाइज, अच्छा मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं था ये पॉइंट, उस टाइम पे हमें कई बार इंपॉर्टेंट लगता है। तो आई थिंक 2 to 3 स्क्रूटनीज ऑफ योर नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्क्रूटनी करने के बाद आप एंड में फाइनल शीट पे पहुंचेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज होगी, रिडंडेंट चीज आप मिस कर देंगे। और याद रखना, आप जो रिवीजन नोट्स बनाते हैं उसमें डोंट राइट पॉइंट्स विच यू ऑलरेडी नो। आप अपने लिए एक ये चीज भी मैंने बहुत देखी है लोगों की, आप अपने लिए नोट्स बनाइए, ना कि दूसरों के पर्सपेक्टिव से। अगर कोई चीज आपको आती है, चाहे वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, वो आप मत लिखिए उसके अंदर, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। तो अपने नोट्स को शॉर्ट रखिए, जो आपको लगता है पॉइंट मिस कर देंगे सिर्फ वो लिखिए उसके अंदर। इससे आपके नोट्स क्रिस्प होंगे, टाइमली आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, और जो आपको लगता है कि रिडंडेंट हो गई है उनको काट के दोबारा नोट्स बनाइए, ताकि वो और छोटे और क्रिस्प हो, और यूनिक पॉइंट्स डालने की कोशिश करिए। एक और चीज जो मैं पूरे मेंस के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ कि अपना एक वीक जो एरिया है उसको एनालाइज करिए। देखो, अपने वीक एरिया को आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है, वो नहीं बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, माई वीक एरिया वॉज हिंदी पेपर, तो मैं सोचूं कि मेरा वीक एरिया हिंदी और मैं हिंदी को मतलब बहुत ही अच्छा कर दूंगी, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक इम्पॉसिबल गोल्स मत रखिए, बट अपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एक ऐसे पॉइंट पे ले आइए कि एक एवरेज से थोड़ा ऊपर, अबव एवरेज मार्क्स जो है आप वहां पे स्कोर कर सकें। तो अगर वीक एरिया को अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग करने लग जाते हैं तो क्या होता है, आप जो बाकी एरियाज है उसमें लैग करने लग जाते हैं, ठीक है। आप जीएस में ऑलरेडी कंफर्टेबल हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं हिंदी को स्ट्रॉन्ग करने लग जाती तो मेरा ऑप्शनल या जीएस पीछे रह जाता। तो वो सब आपको मिस नहीं करना है, आपको सबको बैलेंस, इतने सारे पेपर होते हैं, ऑब्वियसली आप सब में सब कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट्स द बैलेंस दैट यू हैव टू स्ट्राइक। जो वीक एरिया है उनको अबव एवरेज करिए, जो एवरेज है उनको एक्सीलेंट बनाइए, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। एकदम से आप सोचे कि मैं हिंदी में हिंदी लिटरेचर जिसका ऑप्शनल है उस जितने ही मार्क्स ले आऊं, तो वो तो बहुत ही यूटोपियन हो जाता है। तो बहुत ही प्रैक्टिकल गोल्स बनाइए। अगर आपका हिंदी वीक है तो जैसे मैंने किया, पीएन पांडे सर की बुक आती है हिंदी की, तो सारी ग्रामर वहां से की। यू नो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे मैं जो मेरा मेंस था तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी जेएनयू से, तो मेरी क्लासेस होती थी, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता था, रिसर्च ओरिएंटेड था, तो पढ़ाई का इतना टाइम भी नहीं मिलता था। तो मैं क्या करती थी, जैसे हिंदी में व्याकरण में विलोम शब्द है या इस टाइप से जो शब्द है जो आपको सिर्फ याद ही करने हैं, उसको कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, तो आप उनको बैठिए, अंडरलाइन करिए जो जो इम्पोर्टेंट है। रिकॉर्ड करती थी मैं उनको फोन पे, और आने जाने में, शाम को आप डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, उसमें आपने लगाइए, सुनिए, क्योंकि आप अपनी आवाज को जब बार बार एक चीज को सुनते हैं तो वो जल्दी याद होता है। तो कुछ ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स की यूज करके आप जो है अपना कोई एरिया को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें करने, अगर आपको मार्क्स अपने इंक्रीज करने हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। सेम ऑर्डिनरी चीज करके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो मैं यही कहूंगी, यूनिकनेस इन योर आंसर्स, यूनिकनेस विद रिस्पेक्ट टू यूपी स्पेसिफिक सब कुछ आपको मेंशन करना है। और मतलब आप इमोशनल इंटेलिजेंस पे अगर लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप अंजलि मैम का नाम मेंशन कर सकते हैं, कैसे शी इज बैलेंसिंग, मतलब यू हैव टू बी इनोवेटिव।
आपको ये मैम का एग्जाम्पल कहीं बुक में नहीं लिखा मिलेगा, बट दिस इज योर क्रिएशन, दिस इज योर इनोवेशन, यू हैव टू मेंशन हाउ वर्क लाइफ बैलेंस होता है, ठीक है। तो बस थोड़ा इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए, थोड़ा यूनिकनेस आंसर्स में लानी है, थोड़े एक्सप्लोर करिए, जो नए छोटे छोटे मटेरियल्स आते हैं कि कहीं से आपका इनपुट रिड्यूस हो जाए और आउटपुट इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इस सब को थोड़ा एक्सप्लोर करना है। नोट्स जो है अपने रिडंडेंट नहीं बनाने हैं कि बस नोट्स बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं, आपके अपने पर्सपेक्टिव से वो नोट्स होने चाहिए। जैसे करिए डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, और जब मेंस पास आए तो ऑब्वियसली 2 न्यूज़पेपर मैं पढ़ती थी, तो आप 2 न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं ताकि जो ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं वो आप अपने आंसर्स में लिख सके। आंसर राइटिंग मैं कहूंगी कि अगर आप फुल लेंथ आंसर नहीं भी लिख पा रहे हैं टुवर्ड्स दी मेंस तो भी इट्स फाइन। मैं तो ऐसे करती थी कि मैं 1 घंटे में 10 क्वेश्चंस करने का अटेम्प्ट सोचती थी बस, क्योंकि मैं सोचती थी कि सॉरी नॉट 1 घंटा, 1.5 आवर, हाफ ऑफ द टाइम, हाफ पेपर। तो क्योंकि 3 घंटा बैठना बहुत ही टाइम इन्वेस्टिंग काम है, तो 1.5 घंटे में 10 क्वेश्चन अगर आप लिख ले रहे हैं तो दैट इज सफिशिएंट। और आंसर अटेम्प्ट के अगर एक्चुअल एग्जाम की मैं बात करती हूँ तो मैं ऐसा करती थी कि मैं पेपर जो है वो 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करती थी। फॉर एग्जाम्पल जो 12 मार्कर क्वेश्चन हैं वो पहले अटेम्प्ट किए, और वो ऐसे टाइम बाउंड अटेम्प्ट किए कि 1.5 आवर में आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं 10 मार्क्स 12 मार्क्स के वो कंप्लीट हो जाएं। जिससे क्या होता है, आप अगर क्योंकि देखो मैं वर्ड्स पे इतना नहीं जाती, पेजेस पे जाती हूँ, उसमें आपको 3 पेजेस लिखने होते हैं। तो अगर 3 पेजेस के आपने सारे क्वेश्चंस पहले ही अटेम्प्ट कर लिए तो एक माइंड में जो बर्डन रहता है वो पहले रिड्यूस हो जाता है। दूसरी चीज, आपके फ्लो बन जाता है। ऑलरेडी आप 3 पेज लिख रहे हैं तो आपका एंड में जो 2 पेजेस वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसमें फ्लो में बहुत जल्दी जल्दी वो लिखे जाएंगे, ठीक है। तो एक फ्लो में स्टार्टिंग में वो हेल्प करता है। और दूसरी चीज, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन छूट भी जाता है तो वो भी 8 मार्क्स का ही छूटेगा, ठीक है। तो वहां पे थोड़ी सी आप एक एज ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन छूटना बहुत ही ऑब्वियस बात है। हम लोग सब लोग ट्राई करते हैं ना छूटे, बट इवेंचुअली नहीं कई बार पॉसिबल हो जाता है, कोई क्वेश्चन छूट जाता है। और जो क्वेश्चन मैं चाहूंगी कि जो वो क्वेश्चन छोड़े जो आपको नहीं आता हो। फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड हिस्ट्री का हमारे टाइम पे क्वेश्चन था जो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो अगर आपका वो क्वेश्चन छूट रहा है तो इतनी कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, क्योंकि वो आपको वैसे भी नहीं आता था और आपका टाइम बाकी जगह इन्वेस्ट हो गया। तो थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच रख के आपको पेपर अटेम्प्ट भी करना है और पेपर के लिए प्रिपेयर भी करना है। तो ये मेरी अप्रोच थी, यही मेरी स्ट्रैटेजी रही थी। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Thank you, Vinita, for sharing your strategy and your journey experiences. आपके बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने दिए हैं। कंटेंट को कैसे रिच बनाएं, यूनिकनेस लाएं, और अपनी प्रिपरेशन एरियाज को प्रायोरिटाइज करने की बात जो आपने कही बहुत ही यूजफुल मुझे लगी, कि डुएबल गोल्स सेट करें। जिसमें आप वीक हैं उसको आप एवरेज लेवल तक लेकर आए, और जिसमें आप एवरेज हैं उसको एक्सीलेंट बनाएं। नोट्स मेकिंग का जो तरीका है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है वो एरिया, क्योंकि कभी कभी नोट्स बनाते बनाते हम और अपने काम को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो नोट्स बनाने का जो वेरी पर्पज है वही डिफीट हो जाता है। नोट्स ऐसे हो जो आपके काम को फैसिलिटेट करें, ना कि आपके टास्क को कम्बरसम बनाए। तो आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स एस्पिरेंट्स को दिए हैं, बहुत अच्छा आपकी तरफ से गाइडेंस मिला है। अभी